नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक चौरान। आज हम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको इसके नाम से क्लियर होगा कि कंजर्वेशन किसे कहते हैं। मीन्स किसी भी चीज़ को सुरक्षित रखना या फिर उसको नुकसान होने से बचाना ही उसका कंजर्वेशन कहलाता है। आज हम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह हम प्लांट्स और एनिमल्स की सुरक्षा करें या फिर इनको किस तरह नुकसान होने से बचाएं। कंजर्वेशन कंजर्वेशन द कंजर्वेशन टर्म मीन्स द प्रोसेस ऑफ कीपिंग एंड प्रोटेक्टिंग समथिंग फ्रॉम डैमेज। मीन्स किसी भी चीज़ को उसका नुकसान होने से या फिर उसकी नुकसान होने से बचाना या फिर उसकी रक्षा करना ही कंजर्वेशन कहलाता है। अब कंजर्वेशन के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ एक टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, जिस तरह बायोस्फीयर, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर किसे कहते हैं? आपने सुना होगा कि एटमॉस्फेयर मीन्स जहाँ पर हमारे हवा प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं? उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। जहाँ पर पानी प्रेजेंट है उसे कहते हैं हम हाइड्रोस्फीयर। और जो हम पर हमारे मिट्टी है या फिर जो हमें अर्थ की सतह है जहाँ पर हम रहते हैं उसे कहते हैं लिथोस्फीयर। अब बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि लिथोस्फीयर में जो हमारी धरती की सतह है उसके ऊपर कुछ एनिमल्स रहते हैं, जिस तरह हम रहते हैं, और भी टाइगर, लोयन, डॉग, कैट, बफेलो, काऊ, ये सभी एनिमल्स क्या यहाँ पर रहते हैं। इसी तरह अगर हम हाइड्रोस्फीयर की बात करूँ तो हाइड्रोस्फीयर के अंदर आपने देखा होगा कि एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, जिस तरह फिशेज, क्रोकोडाइल, वेल्स, टर्टल्स और भी बहुत सारे एनिमल। इस तरह एटमॉस्फेयर के अंदर क्या रहते हैं? बर्ड्स होते हैं, जिस तरह बात करूँ मैं वल्चर्स, पिजन्स, ये कहाँ पर रहते हैं? ये लगभग एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि इनका रास्ता क्या है? ये हवा में ही उड़ते रहते हैं। और भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हवा में रहते हैं। तो फिर यहाँ पर हम बायोस्फीयर किसे कहेंगे? बायोस्फीयर हमारी अर्थ का या फिर धरती का, पृथ्वी का वह हिस्सा है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं या फिर रहते हैं, उससे क्या कहते हैं? उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। फिर आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या एटमॉस्फेयर के अंदर भी रहते हैं, और हाइड्रोस्फीयर के अंदर भी रहते हैं, और लिथोस्फीयर के अंदर भी रहते हैं। तो इन तीनों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? इन तीनों के मिलाने से हमारा बायोस्फीयर बनता है। मीन्स हमारी धरती का वह हिस्सा जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं या फिर जीवित रहते हैं, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। ये एटमॉस्फेयर है, ये लिथोस्फीयर है और ये हाइड्रोस्फीयर है। इन तीनों के अंदर क्या है? ये जो लाइफ एग्जिस्ट करती है, मीन्स जो ये पूरा जो बायोस्फीयर क्या होता है, इन तीनों को मिक्स कर दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम बायोस्फीयर कहेंगे। ये तो होगी बायोस्फीयर की बात। मीन्स बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट और सपोर्ट लाइफ। मीन्स हमारी अर्थ का वह हिस्सा या फिर हमारी पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर लिविंग थिंग्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर के अंदर आपको दिखाया था कि अभी कौन कौन से हैं। लैंड सरफेस होता है जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है, और हाइड्रोस्फीयर यानी कि जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, जिस तरह लेक, पॉन्ड्स या फिर रिवर्स, ये सभी किसके अंदर आ जाती हैं? ये हमारी हाइड्रोस्फीयर के अंदर आ जाती है। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ किसे कहते हैं? मीन्स जो भी एनिमल्स और प्लांट्स जो नेचुरली फॉरेस्ट में या फिर जो हमारे बायोस्फीयर के अंदर पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं हम वाइल्ड लाइफ। मीन्स जो भी एनिमल्स और प्लांट्स जो भी नेचुरली फॉरेस्ट या फिर और कोई नेचुरल हैबिटेट है उसके अंदर पाए जाते हैं उन्हें वाइल्ड लाइफ कहते हैं। ये क्या है? गोरिल्ला है, ये पेंगुइन है, ये लेपर्ड है, एलिफेंट है, जिराफ है, ये सभी क्या है? ये सभी वाइल्ड लाइफ है। मीन्स जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो हमारे किसी भी नेचुरल इन्वायरमेंट या फिर किसी नेचुरल हैबिटेट के अंदर रहते हैं, उन सभी को क्या कहते हैं? उन्हें हम सब वाइल्ड लाइफ कहते हैं। मीन्स ये जो सभी क्या हैं? ये वाइल्ड लाइफ का हिस्सा है। मीन्स जो भी एनिमल है या फिर कोई प्लांट है, ये सभी क्या हैं? ये सभी वाइल्ड लाइफ हैं। वाइल्ड लाइफ में प्लांट्स और एनिमल्स सभी इंक्लूड होते हैं, लेकिन हम जो कॉमनली वाइल्ड लाइफ का यूज़ करते हैं वो एनिमल्स और बर्ड्स के लिए ही यूज़ करते हैं। अब देखते हैं हम इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसे कहते हैं? इकोसिस्टम एक सिस्टम होता है जिसके अंदर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं और उसका जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो भी इंक्लूड होता है। जिस तरह मैं बात करूँ, आप देख पा रहे हैं ये क्या है? ये मान लीजिए इस एरिया में फिशेज है,
तो ये फिशेज हैं। तो फिर इन फिशेज के साथ साथ इसका जो भी फिजिकल इन्वायरमेंट है, मीन्स जो सोयल, वाटर और जो लैंड, इसके आसपास जो भी इंक्लूड है इसके, जहाँ पर ये रहती हैं, तो उसे वहाँ का इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, ये जो भी चीज़ें होती हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। जिस तरह मैं बात करूँ प्लांट्स है, प्लांट अपना खाना स्वयं बनाते हैं, और जितने भी एनिमल फॉरेस्ट के अंदर होंगे वो क्या होंगे, प्लांट से अपना खाना लेंगे। और फिर दूसरे एनिमल्स क्या होंगे, जिस तरह मैं टाइगर की बात करूँ, वो डियर के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वो डियर या फिर और दूसरे एनिमल्स को मार के या फिर उनका शिकार करके खाते हैं। तो फिर इस तरह क्या देख पा रहे हैं कि आपस में सभी इंटरकनेक्टेड है। मीन्स इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सभी लिविंग और किसी भी एरिया के सभी, या फिर किसी भी क्षेत्र का, या फिर किसी भी धरती के किसी भी हिस्से के अंदर जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और उसके आसपास का जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो आ जाता है। मीन्स जिसके अंदर वो रहते हैं उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। मीन्स इन सभी को कंबाइन कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, हमारा इकोसिस्टम बन जाएगा। डाइवर्सिटी किसे कहते हैं, डाइवर्सिटी का मीन्स होता है वैरायटी या फिर विभिन्नता। मीन्स डिफरेंट टाइप्स की कोई भी चीज़ होना। जिस तरह मैं बात करूँ बायोडाइवर्सिटी की, मीन्स डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स या फिर प्लांट्स का मिलना ही क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी। या फिर इसे हम बायोलॉजिकल वैरायटी भी बोलते हैं। मीन्स डिफरेंट टाइप्स के एनिमल या फिर प्लांट्स। जिस तरह हम फॉरेस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, वहाँ पर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं और डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं। मीन्स हमें वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स या फिर जो एनिमल्स होते हैं उसे ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन पार्टिकुलर एरिया और हैबिटेट। मीन्स जो पार्टिकुलर एरिया और जो हैबिटेट, मीन्स जहाँ पर कोई भी एनिमल या फिर प्लांट्स रहते हैं उसे उसका हैबिटेट बोलते हैं। मीन्स जो पर्टिकुलर एरिया और हैबिटेट के अंदर जो भी डिफरेंट वैराइटीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स की देखने को मिलती है उसे हम बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम जैसे कि आपको अभी बताया था कि इकोसिस्टम इज ए सिस्टम विच इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ एन एरिया एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको और उनके साथ जो आसपास का एरिया उसको इंक्लूड कर दिया जाए तो उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम इज ए सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। मीन्स सेल्फ सस्टेनिंग मीन्स वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो किसी और बाहर किसी एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर या फिर इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं है। मीन्स वो अपना सेल्फ सस्टेन मीन्स वो अपने आप खुद में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, न कि किसी एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर। तो फिर ये हो जाता है इकोसिस्टम। मीन्स एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट है। मीन्स अपना जो सारी जो इनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपस में ही एक दूसरे से या फिर एक दूसरे सोर्स से ले लेते हैं, इन्हें किसी और एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं होती। द बिगेस्ट थ्रेट टू एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इज डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन किसे कहते हैं, मीन्स पेड़ों की कटाई कर देना ही क्या कहलाता है, डिफोरेस्टेशन। मीन्स फॉरेस्ट मीन्स जंगल या फिर जहाँ पर बहुत सारे ट्री होते हैं, मीन्स उनकी कटाई कर देना ही डिफोरेस्टेशन कहलाता है। आज के दिन जितने भी वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है डिफोरेस्टेशन। मीन्स जो पेड़ों की कटाई है वो हर रोज़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये डिफोरेस्टेशन कर रखा है। मीन्स यहाँ पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रखी है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होने के कारण क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनको उस फॉरेस्ट को छोड़ के जाना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो बहुत सारी प्रजातियां हैं वो विलुप्त भी होती जा रही हैं, और जो वहाँ पर जाते हैं किसी दूसरे जगह पे जाते हैं तो वहाँ पर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते, और जो बहुत ही उनके लिए मुश्किल सिचुएशन बन जाती है। डिफोरेस्टेशन की वजह से कई बार वाइल्ड लाइफ या फिर जो भी एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनको फॉरेस्ट को छोड़कर अब खाने की तलाश में कहीं बाहर किसी शहर में आसपास के गांव में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों को भी नुकसान हो जाता है। किसी इंसान को चोट मार देते हैं या फिर उसको खा जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तरह की सिचुएशन हमें किस वजह से देखनी पड़ती है, डिफोरेस्टेशन की वजह से। क्योंकि डिफोरेस्टेशन ही एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से एनिमल्स के जो रहने की जगह है वो भी कम होती जा रही है, और जो उनके खाने के सोर्सेज हैं वो भी रिड्यूस होते जा रहे हैं, जिस वजह से उनका जीना आज बहुत ही मुश्किल हो गया है और उन्हें अपनी जगह को छोड़कर कहीं बाहर जाना पड़ता है। डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कॉज। डिफोरेस्टेशन किसे कहते हैं, मीन्स द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट ओवर ए वाइड एरिया इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन।
मीन्स एक बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर या फिर बहुत बड़े एरिया के अंदर पेड़ों की कटाई कर देना ही क्या कहलाता है, डिफोरेस्टेशन कहलाता है। डिफोरेस्टेशन के लिए दो कॉजेज रिस्पॉन्सिबल है, मीन्स एक तो मैन मेड कॉजेज, दूसरे नेचुरल कॉजेज। इन दोनों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। आओ देखो, नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉजेज के अंदर आते हैं फॉरेस्ट फायर, मीन्स कहीं पर भी जंगलों में आग लग जाती है तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनको नुकसान पहुँचता है और वो उन्हें अपना जो रेजिडेंस मीन्स जो उनका रहने का क्षेत्र है उन्हें वो उसे छोड़ना पड़ता है। और सेवर ड्रॉट मीन्स कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा सूखा गिर जाता है तो उन्हें आसपास पानी के सोर्सेज नहीं मिल पाते। पानी नहीं मिलने की वजह से क्या उनकी डेथ हो जाती है या फिर उन्हें पानी की तलाश में उस जगह को छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ता है। और इसका एक कारण फ्लड भी हो सकता है, मीन्स बाढ़ के आने की वजह से क्या होता है, बहुत सारे जीव जंतु उसके साथ बह के किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं ताकि वो वहाँ जहाँ पर वो आसानी से जीवित रह सके। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉरेस्ट फायर कैन बर्न डाउन ऑल द ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड कॉजेज डिफोरेस्टेशन। मीन्स जैसे ही जंगल में आग लग जाएगी तो फिर वहाँ पर क्या होगा, जितने भी ट्री होंगे वहाँ पर या फिर और कोई जो झाड़ियाँ होंगी या फिर और कोई छोटे पेड़ पौधे होंगे वो सभी क्या होंगे, वो जल जाएंगे तो जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होगा, डिफोरेस्टेशन देखने को मिलेगा। और डिफोरेस्टेशन जो कि बहुत ही बड़ा थ्रेट है एंड वाइल्ड लाइफ के लिए। अब बात करते हैं ड्रॉट की, मीन्स कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा सूखा गिर जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा सूखा गिरने की वजह से क्या होगा कि जो ट्रीज होंगे उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो मीन्स उनको वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ट्रीज को क्या है, खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं और फोटोसिंथेसिस में उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। अगर इन्हें वाटर ही नहीं मिलेगा तो मीन्स ये अपना खाना नहीं बना पाएंगे और खाना नहीं बना पाएंगे तो क्या होगा कि वो पेड़ धीरे धीरे सूखने लगेंगे और उनकी डेथ हो जाएगी, जिसकी ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है डिफोरेस्टेशन के लिए। आपने देखा होगा कि ए ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। बहुत क्योंकि हमारी अर्थ के ऊपर बहुत सारी डिफरेंट प्लांट्स की और एनिमल्स की वैरायटी हमें देखने को मिलती है और ये प्लांट्स और एनिमल्स हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, क्योंकि एसेंशियल फॉर वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, मींस जो हमारे जीवित रहने के लिए और हमारी भलाई के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम प्लांट्स की ज़्यादा से या फिर ट्रीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा कटाई करेंगे तो डिफोरेस्टेशन होगा। डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या होगा कि जो हमारा वाटर साइकिल है वो प्रभावित होगा और वाटर साइकिल प्रभावित होने की वजह से क्या है, हमें जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जिस तरह बारिश का कम होना या फिर टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाना या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाना। अब बात करते हैं मैन मेड कॉजेज की, मीन्स जो कारण इंसान ने बनाए, मतलब अपनी सुविधा के लिए उसने लकड़ियों का या फिर पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, तो फिर जिनकी वजह से डिफोरेस्टेशन हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं टू ऑब्टेन वुड फॉर यूजिंग एज ए फ्यूल, मीन्स हम लकड़ियों का ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ों की कटाई होती है। और हम घरों में दरवाजे और खिड़कियाँ और फर्नीचर बनाने के लिए भी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ये लकड़ी कहाँ से आती है? ये लकड़ी हमें पेड़ों की कटाई करने से मिलती है, जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन होता है। और इसके बाद आता है टू ऑब्टेन वुड फॉर मेकिंग पेपर, मीन्स जो पेपर का यूज़ करते हैं हम, जिस तरह हम बुक, टेक्स्ट बुक या फिर नोटबुक, उसके अंदर जो पेज होते हैं वो किससे बनते हैं? वो लकड़ी से बनते हैं। और लकड़ी काम से मिलेगी, लकड़ी हमें ट्रीज से मिलेगी यानी कि पेड़ों से मिलेगी, और उसके लिए हमें पेड़ों की कटाई करनी होगी, जो भी है ये भी एक डिफोरेस्टेशन का कारण है। और इससे भी ज़्यादा मेन रीज़न है वो एग्रीकल्चर लैंड फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। आपको पता होगा कि जो हमारे देश की पॉपुलेशन है वो साल दर साल बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि हम बात करें अनाज की, तो फिर वो क्या है, उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। डिमांड बढ़ने की वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाना होगा, लेकिन अनाज उगाने के लिए क्या है, ज़मीन है जो जिसके ऊपर हम खेती करते हैं वो भी घटती जा रही है। तो फिर इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने के लिए लोग क्या करते हैं, जो भी फॉरेस्ट होता है उसके आसपास, उनके जो भी खेत होते हैं उनके आसपास अगर फॉरेस्ट है तो वो उसकी पेड़ों की कटाई करके जो वहाँ की लैंड है उसको एक्वायर कर लेते हैं। और भी बहुत सारे रीज़न है, जिस तरह मैं बात करूँ बिल्डिंग हाउसेज, फैक्ट्रीज, रोड्स एंड डैम्स, जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वहाँ पर पेड़ों की कटाई
बहुत ही आसानी से कर दी जाती है। मीन्स अगर कोई भी हमें घर बनाना है या फिर कोई भी बिल्डिंग अपार्टमेंट है या फिर कोई फैक्ट्री है या फिर किसी रोड की कंस्ट्रक्शन करनी है या कोई डैम बनाना है, तो फिर वहाँ पर जितने भी पेड़ होते हैं उनको काट दिया जाता है। ये हो गए हमारे मैन मेड कॉजेज। और नेचुरल कॉजेज आपको बताए थे कि जिस तरह फॉरेस्ट फायर हो गया, सेवन रोड सूखा हो गया, या फिर फर्टिलिटी की वजह से क्या है हमें डिफोरेस्टेशन देखने को मिलता है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन मीन्स डिफोरेस्टेशन की वजह से हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करें, इट विल लीड टू शॉर्टेज ऑफ वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। मीन्स जैसे जैसे अगर डिफोरेस्टेशन होता रहेगा तो क्या होगा कि पेड़ों की संख्या भी कम हो जाएगी। पेड़ों की संख्या कम हो जाएगी तो हमें पर्याप्त मात्रा में लकड़ी भी नहीं मिलेगी, और जो फर्नीचर, विंडो और पेपर बनाने के लिए क्या पर्याप्त मात्रा में लकड़ी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो इसलिए हमें डिफोरेस्टेशन को रोकना चाहिए, ताकि हमें पेड़ों की कम से कम कटाई करनी चाहिए, ताकि हम पर्याप्त मात्रा में उनसे लकड़ी और जो अदर रिसोर्स हम उनको यूटिलाइज कर सकें। इट विल इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमोसफियर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रखा है, क्योंकि बहुत व्हीकल्स की संख्या या फिर जो मैं बात करूँ गाड़ियों की संख्या, परिवहन साधनों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिनकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ रही है। अगर पेड़ों की संख्या कम होगी तो फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ती रहेगी, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फिर जो भी हमारे पोलर रीजन है या फिर जो भी माउंटेन्स है जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो जैसे वहाँ से बर्फ़ पिघलेगी तो वो पानी क्या होगा, सीधा समुद्र में आएगा। समुद्र में आने से क्या होगा, उसका जो समुद्र का पानी है उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और लेवल इंक्रीज होने की वजह से जितने भी कोस्टल एरियाज हैं उनके डूबने की आशंका बनी रहेगी, और वहाँ पर हमें सुनामी और बाढ़ भी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जान माल को खतरा रहता है। अगर मान लिया कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट या फिर ट्रीज होंगे तो फिर क्या होगा, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके उसको ऑक्सीजन भी कन्वर्ट कर देंगे। तो फिर इससे क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग भी रिड्यूस हो जाएगी, और जो ऑक्सीजन है हमारे यूज़ के लिए हमें फ्रेश एयर भी देखने को मिलेगी। अब अगर थर्ड काज की बात करें तो वो हो जाएगा सोइल इरोजन। मीन्स अगर डिफोरेस्टेशन होगा तो क्या होगा, वहाँ पर पेड़ नहीं होंगे। पेड़ क्या करते हैं, पेड़ जो मिट्टी होती है उसकी जड़ों से उसको बांधे रखते हैं, जिसकी वजह से सोइल इरोजन नहीं होता। अगर मान लिया वहाँ से पेड़ को काट दिया जाएगा तो क्या होगा, जो उसकी जड़ों में से जो मिट्टी है वो क्या होगी, जैसे हवा चलेगी तो जो हमारी जो टॉप लेयर होती है अर्थ की, उससे हवा के साथ मिट्टी क्या होगी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होती रहेगी, और फिर जिससे क्या होगा कि वहाँ पर हमें वो जो सोइल होगी वो क्या होगी, इनफर्टाइल हो जाएगी। मीन्स वो उसकी उर्वर शक्ति कम हो जाएगी। मीन्स उसके अंदर जो भी अनाज पैदा करने की या फिर और कुछ पैदा करने की शक्ति कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से हमें डिजर्टिफिकेशन देखने को मिलेगा। मीन्स वहाँ पर रेगिस्तान भी बन सकता है। इट विल कोज फ्रीक्वेंट फ्लडिंग ऑफ रिवर्स। मीन्स जहाँ से कहीं पर फ्लड आती है तो फिर उससे क्या होता है कि जो ट्रीज होती है उसका रिवर या फिर और कोई पानी आता है तो उसका फ्लो कम कर देते हैं, और फ्लो कम कर देते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर जान और माल की हानि होने से बच जाते हैं। इट अफेक्ट्स द वाटर साइकिल लीडिंग टू डिक्रीज इन रेनफॉल। मीन्स जितना ज़्यादा पेड़ों की कटाई होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो पेड़ों के अंदर क्या इवेपोरेशन होता है, जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा तो वाटर वेपर्स बनेंगे। वाटर वेपर्स बनेंगे तो फिर वो क्या होंगे, ऊपर जाके कंडेंस हो गए, क्लाउड्स की फॉर्मेशन ले लेते हैं, और फिर जैसे ही कंडेंस होते हैं तो फिर क्या होता है, बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। मीन्स वो ये हमारे जो बारिश होते हैं उसको भी बढ़ाते हैं। अगर डिफोरेस्टेशन होगा तो फिर क्या होगा, वाटर वेपर्स भी हमें देखने को नहीं मिलेगी। मीन्स इवेपोरेशन भी देखने को नहीं मिलेगा, जिससे वाटर वेपर्स भी नहीं बनेंगे, और वाटर वेपर्स नहीं बनेंगे तो फिर इससे बारिश के अंदर भी कमी आ जाएगी, और बारिश के अंदर कमी आ जाएगी तो फिर ये क्या है, सूखे का संकेत होगा, जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इट लीड्स टू एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। मीन्स अगर हम मान लिया यहाँ पर कोई फॉरेस्ट है, अगर मैं इस फॉरेस्ट के अंदर जितनी पेड़ों की कटाई कर दूँगा तो क्या होगा, इसके अंदर जितने भी एनिमल्स होंगे उनको ये जगह को छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ेगा, या फिर उनकी डेथ भी हो सकती है। मीन्स इससे क्या होगा कि जो वहाँ पर जितने भी वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स होंगे वो क्या हो, बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे, या फिर तो दुर्लभ हो जाएंगे हमें देखने के लिए। आपने सुना होगा कि पहले हमारे आसपास खेतों में या फिर जो आसपास छोटे छोटे जंगल होते हुए थे वहाँ पर गीदड़ या भेड़िया देखने को मिलते थे।
या फिर एक जरख नाम का प्राणी, वो भी देखने को मिलता था। लेकिन आजकल ये हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देते, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है डिफोरेस्टेशन, मीन्स पेड़ों की ज़्यादा से ज़्यादा कटाई, जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी या तो डेथ होगी या फिर उस जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर चले गए। जैसा कि आपने देखा कि डिफोरेस्टेशन की वजह से जितने भी वाइल्ड लाइफ है, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स और जितने भी प्लांट्स हैं, तो क्या होते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, मीन्स वो दुर्लभ हो जाती है, फिर उनकी प्रजातियाँ खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। और बैलेंस बिगड़ने की वजह से जो आपस में फूड सप्लाई चेन होती है वो भी टूट जाती है और बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो फिर इससे नुकसान से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वी शुड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, मीन्स हमें जो भी बायोडाइवर्सिटी उसको बचाने के लिए हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाना होगा, मीन्स उनको कंजर्व करना होगा या फिर उनकी प्रोटेक्शन करनी होगी। प्रोटेक्शन करने के लिए, और अगर प्रोटेक्शन करेंगे तो फिर इससे क्या होगा कि जो हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम है या फिर जो हमारे इकोसिस्टम उसके अंदर क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा। तो बैलेंस बना रहेगा तो जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। और इसे रोकने के लिए हमें कुछ मेजर्स लेने चाहिए। इस मेजर्स किस तरह के लेने चाहिए, मीन्स हमें जो अनऑथराइज फेलिंग ऑफ ट्रीज है उनको रोकना चाहिए। अनऑथराइज मीन्स जिस तरह बात करें कि कोई भी अगर मान लिया कहीं पर भी खेतों में पेड़ उगे हुए हैं या फिर कहीं फॉरेस्ट के अंदर पेड़ है, तो हमें वहाँ पर किसी भी बिल्डिंग को नहीं बनाने देना चाहिए। अगर मान लिया वो कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है या फिर कोई और कुछ है, वहाँ पर फैक्ट्री या फिर कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, तो वहाँ पर जितने भी पेड़ हैं उनके इक्वल अमाउंट में भी दूसरे पेड़ों की सैपलिंग लगानी चाहिए, मीन्स नए पौधे लगाने चाहिए। उसी जिस प्रजाति के पेड़ काटे हैं हमें उसी प्रजाति के पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहेगा और जो आसपास के जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी सेफ रहेगा। और इससे हमारा क्या होगा कि जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी नहीं बिगड़ेगा। द नेचुरल हैबिटेट शुड बी प्रिजर्व्ड, मीन्स जहाँ पर अगर मान लिया कहीं पर बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है तो हमें वहाँ पर क्या करना चाहिए, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है उसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए। किस तरह, या तो हम उसे बायोस्फीयर रिजर्व बना देना चाहिए या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क बना देना चाहिए। इनसे क्या होगा कि इससे हमें वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगी, और अगर डेवलपमेंट या फिर डिफोरेस्टेशन देखने को नहीं मिलेगा, जिससे वो एनिमल्स या फिर प्लांट्स होंगे वो आसानी से अपने जीवन व्यतीत कर सकते हैं और जो वहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहेगा, जो और हमारे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा वो, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो उनकी फूड चेन सप्लाई है वो आपस में बनी रहती है। और जो हमें सबसे मेन और इम्पोर्टेंट है, हमें जो पोचिंग और कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स पर रोक लगानी चाहिए। पोचिंग मीन्स शिकार करना, मीन्स जितने भी हमारे जंगली जंतु हैं हमें उनके शिकार और उनके पकड़ने पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी दुर्लभ प्रजाति है तो आपने देखा होगा कि उसको पकड़ के या फिर उसका शिकार करके उसकी किसी की चर्बी उतार ली जाती है या फिर किसी को वैसे ही बेच दिया जाता है, जिसकी वजह से जो वाइल्ड एनिमल्स है उनकी संख्या भी घटती जा रही है और उनकी प्रजातियाँ भी दुर्लभ होती जा रही है, जिससे कि वो जो आगे आने वाली हमारी पीढ़ियाँ हैं वो तो इन चीज़ों के, जो इन एनिमल्स के बारे में वो तो जान भी नहीं पाएगी। तो इसीलिए हमें इनका अधिक से अधिक ध्यान रखना चाहिए और इनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। तो फिर इसलिए क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें जगह जगह बायोस्फीयर रिजर्व या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क से बना देने चाहिए ताकि इनका कंजर्वेशन किया जा सके। अब बात करते हैं कि जो हमारी सरकार है उसके द्वारा वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए क्या क्या स्टेप उठाए गए हैं। हमारी गवर्नमेंट ने 3 तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज़ को डिक्लेयर किया है, मीन्स जो 3 तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज़ को डिफाइन किया है। कौन कौन से प्रोटेक्टेड, मीन्स वहाँ पर वो जो वहाँ के वाइल्ड लाइफ है और जो वहाँ के जो प्लांट्स है या फिर फॉरेस्ट है वो वहाँ पर बिल्कुल रिजर्व है, मीन्स वहाँ पे सेफ है, कोई भी वहाँ पर जाकर डिफोरेस्टेशन नहीं कर सकता और न ही कोई पोचिंग या फिर हंटिंग जैसी एक्टिविटीज़ कर सकता है, मीन्स नहीं वहाँ पर कोई एनिमल्स का शिकार कर सकता है और नहीं उनको कोई पकड़ के ले जा सकता है। तो ये 3 प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तीसरा आता है नेशनल पार्क। इनके बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व कैसे कहते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व इज ए लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड meant for the conservation of wildlife biodiversity and the traditional lifestyle of ट्राइबल पीपल्स। मीन्स अगर मान लिया कोई एरिया इसको बायोस्फीयर रिजर्व डिफाइन कर दिया, मीन्स इसको बायोस्फीयर रिजर्व कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जितने भी वाइल्ड लाइफ होंगी या फिर जो उनकी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी उसके साथ साथ जो भी
ट्राइबल्स पीपल होते हैं, मीन्स जो आदिवासी लोग होते हैं, जो इस तरह का जो पूरा एरिया होता है जिसके अंदर ये इन तीनों का मिश्रण होता है, उसे हम बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके 3 भाग कौन कौन से? इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है इनर मोस्ट जोन, एक होता है मिडल जोन और एक होता है आउटर मोस्ट जोन। देखो ये आप एक बायोस्फीयर रिजर्व देख पा रहे हैं। इसके अंदर क्या होगा, अगर मान लिया ये एरिया कुछ इस तरह का है तो इसको क्या होगा, 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। जो ये होता है इसे बोलते हैं आउटर मोस्ट जोन या फिर ट्रांजिशन एरिया। जो इसके अंदर का एरिया होगा उसे बोलते हैं हम बफर जोन या फिर मिडल जोन। और जो सबसे अंदर होता है इसे बोलते हैं हम इनर मोस्ट जोन या फिर कोर एरिया। जो इनर मोस्ट जोन और कोर एरिया होता है इसके अंदर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। इसके अंदर सिर्फ ये वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व होता है, मीन्स इसके अंदर जो वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स होंगे सिर्फ वही होंगे, और जो बाहर की जो भी ह्यूमन एक्टिविटी होगी वो इसके अंदर अलाउड नहीं होगी। और जो आपको जो मिडल जोन दिखाई दे रहा है इसके अंदर वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व होगा और कुछ एक ह्यूमंस के लिए अलाउड है, मीन्स कुछ एक ह्यूमन सेटलमेंट्स अलाउड है जो कि सिर्फ जो वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए है। मीन्स जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हो गए, जो इनका जो वाइल्ड लाइफ है उनका ध्यान रखने के लिए कि अगर कोई जिस तरह कोई बीमार हो जाता है या फिर किसी को चोट लग जाती है किसी वजह से, या फिर कोई कहीं पर जिस तरह फंस जाए, जिस तरह कोई तालाब है या फिर कोई नदी है या फिर कोई गहरी खाई है, तो फिर उनकी देख रेख के लिए फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की सेटलमेंट्स वो अलाउड है। और यहाँ पर एजुकेशन और रिसर्च पर्पज़ के लिए हम जा सकते हैं, मीन्स यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है, मीन्स ओनली फॉर लिमिटेड नंबर के लिए यहाँ पर ह्यूमन्स का जाना अलाउड है। जिस तरह कोई एजुकेशन या फिर कोई रिसर्च पर्पज़ से जाना चाहे तो वो जा सकता है। और इससे बाहर आते हैं तो वो आता है ट्रांजिशन एरिया, मीन्स आउटर मोस्ट जोन। इसके अंदर जो भी ट्राइबल्स होते हैं, मीन्स जो भी आदिवासी होते हैं वो यहाँ पर रह सकते हैं। मीन्स किस तरह के ह्यूमन जो इस एरिया को या फिर जो भी बायोस्फीयर है इसके अंदर जो भी एनिमल्स या फिर वाइल्ड लाइफ है उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, सिर्फ वही ह्यूमन एक्टिविटीज़ या फिर ह्यूमन सेटलमेंट्स अलाउड होती है। ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं और उन्हीं के सारे अपना जीवन बसर करती है। और यहाँ पर क्रॉप कल्टीवेशन करने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो भी एनिमल्स होते हैं उनको भी क्या थोड़ा फूड का सोर्स हो जाता है और ये आसानी से वहाँ पर रह रहते हैं। तो इस तरह जो बायोस्फीयर है इसके अंदर क्या होता है, इस एक बायोस्फीयर के अंदर और भी प्रोटेक्टेड एरियाज हो सकते हैं, जिस तरह कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क भी हो सकता है। जैसा कि आपको बताया था कि एक बायोस्फीयर रिजर्व के 3 पार्ट्स होते हैं। जो सबसे अंदर का पार्ट होता है उसे बोलते हैं इनर मोस्ट जोन या फिर कोर जोन। जो उनके बीच उससे आउटर एरिया होता है उसे बोलते हैं मिडल जोन या फिर बफर जोन। और जो सबसे आउटर होता है उसे बोलते हैं आउटर मोस्ट जोन या फिर ट्रांजिशन जोन।